हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के विषय में अध्ययन किया था। आज हम शब्द विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं अ, ई, ग, ल, प, र। ये सारे हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं। अब वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों को मिला दिया जाएगा वहाँ पर नए शब्द का निर्माण हो जाता है और शब्दों का एक निश्चित अपना एक अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द को बनाने के लिए उसे कई वर्णों को जोड़कर बनाया जाता है, यानी प्रत्येक शब्द को बनाने से पहले हम उसमें वर्णों को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर चित्र दिया हुआ है चिड़िया और साइकिल। सबसे पहले हम चिड़िया को देखेंगे तो चिड़िया में आप देखिए च के नीचे हलंत लगा हुआ है, क्योंकि च क्या है, व्यंजन वर्ण है और इसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। और इसमें देखिए चिड़िया में च में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम यहाँ पर छोटा ई लिख देंगे। उसके साथ ड़ है तो ड़ को हम आधा लिख देंगे, ड़ भी व्यंजन है और ड़ में छोटी ई की मात्रा है तो हम छोटी ई साथ में लिख देंगे, आधा छोटी। फिर य लिखा हुआ है, य के साथ आ की मात्रा है तो य को हम हलंत लगाकर आधा लिखेंगे, धन आ। तो इन सब वर्णों से मिलकर चिड़िया शब्द का निर्माण हुआ। इसी तरह से यहाँ पर साइकिल में देखिए स जो कि आधा है, व्यंजन वर्ण है, इसके साथ आ जोड़ देंगे हम, धन ई लिखा हुआ है, ई के साथ फिर क। देखो जो भी स्वर वर्ण आएंगे उनमें कभी भी अ को नहीं जोड़ा जाता है। व्यंजन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, स्वरों को कभी भी दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं बोला जाता, इसलिए ई को यहाँ पे हमने अकेला लिखा है। उसके बाद देखिए क व्यंजन वर्ण है तो क के नीचे हम हलंत लगा देंगे। उसके साथ छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई हम लिख देंगे। धन ल भी व्यंजन वर्ण है, ल को हम हलंत लगा के आधा लिखेंगे और उसके बाद धन अ लगाने पे ल पूरा बन जाएगा। तो ये कई सारे वर्णों से साइकिल शब्द का निर्माण यहाँ पे हुआ। चित्रों के नीचे चिड़िया और साइकिल शब्द हैं जो वर्णों के सार्थक समूह से बने हैं, यानी दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर एक सार्थक शब्द का निर्माण हुआ है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह होता है। अब यहाँ पे देखिए शब्द की परिभाषा दी हुई है, वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अब हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण हिंदी भाषा में 4 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा आधार होता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर, चौथा आधार होता है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सबसे पहले हम सार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ आपकी परिभाषा भी दी हुई है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। इसी तरह से कमल, भाई, देश, इन शब्दों का कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये सार्थक शब्द है। अर्थ के आधार पर हम शब्द का दूसरा भेद पढ़ेंगे, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द में जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देखिए, वोटी, वानी, वाय आदि शब्द जो हैं ये निरर्थक शब्द हैं, लेकिन इनको अकेले प्रयोग किया जाएगा तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाएगा तो इनका एक सार्थक अर्थ प्रकट होता है। जैसे कि चाय, वाय, पानी, वानी, रोटी, वोटी। तो ये जो रोटी शब्द है ये सार्थक शब्द है, इसके साथ वोटी शब्द का प्रयोग किया तो इसका अर्थ रोटी हुआ। चाय के साथ वाय शब्द का प्रयोग किया तो इसका अर्थ चाय हो गया। पानी के साथ वानी शब्द जो कि निरर्थक है इसका प्रयोग किया तो ये सार्थक शब्द का निर्माण करता है। अगर इनका अकेले उच्चारण किया जाएगा तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा आधार हम पढ़ेंगे, शब्द का दूसरा आधार होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द और चौथा होता है विदेशी शब्द। सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो के त्यों हिंदी भाषा में लिख लिए गए हैं या प्रयोग कर लिए गए हैं,
उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी वो शब्द संस्कृत भाषा के हैं लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बदलाव नहीं किया गया और उन्हें क्या किया गया, हिंदी भाषा में वैसा का वैसे ही उसी रूप में ले लिया गया, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है तत्सम शब्दों का। और हिंदी भाषा में ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के होते हैं, वो सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपके यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, दधि, सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, प्रथम, क्षेत्र, कार्य, इस तरह के जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अगर इनको हम हिंदी रूप में लिखेंगे तो ये तद्भव शब्द बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये तत्सम शब्द हैं। ये जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताए ये सारे तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। तद्भव शब्दों में ऐसे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन उनमें परिवर्तन करके हिंदी रूप उनका बना दिया गया है, तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप से तो संस्कृत के हैं परंतु जिनका हिंदी रूप बदल गया है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि ऊपर आपको मैंने बताया था कि जो दही शब्द है वो हिंदी रूप है तो तद्भव है और इसका तत्सम रूप हो जाएगा दधी। सांप शब्द तद्भव है और सर्प शब्द तत्सम है। इसी प्रकार गांव शब्द तद्भव है और ग्राम शब्द तत्सम है। सच शब्द तद्भव है और सत्य शब्द तत्सम है। सूरज शब्द तद्भव है और सूर्य शब्द तत्सम है। पहला शब्द तद्भव है और प्रथम शब्द तत्सम हो जाएगा। इसी तरह से क्षेत्र शब्द तत्सम है और खेत शब्द तद्भव है। तो ये सारे जो शब्द हैं जिनका हिंदी रूप अगर आ जाएगा, जिनमें परिवर्तन कर दिया गया है संस्कृत के शब्दों में, तो वो तद्भव कहलाएंगे। लेकिन अगर परिवर्तन नहीं किया और उसी रूप में आ गए तो वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण की आपकी सूची दी हुई है यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्दों की। यहाँ पे सबसे पहले लाइन में तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। पहली पंक्ति में देखिए, आश्चर्य, आश्चर्य तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा अचरज। आश्रय शब्द तत्सम है और आसरा शब्द तद्भव है। कूप शब्द तत्सम है और कुआं शब्द तद्भव का रूप हो जाएगा। कुपुत्र शब्द तत्सम है और कपूत शब्द तद्भव है। ऐसे ही देखिए, अर्ध शब्द तत्सम है और आधा शब्द तद्भव हो जाएगा। कुछ और उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। चंद्र शब्द तत्सम है और चांद शब्द तद्भव है। नासिका शब्द तत्सम रूप है और नाक शब्द तद्भव है। ऐसे ही दंत शब्द तत्सम है और दांत शब्द तद्भव है। धैर्य शब्द तत्सम है और धीरज शब्द तद्भव है। कोकिला शब्द तत्सम है और कोयल शब्द तद्भव है। अब हम उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द का तीसरा भेद पढ़ेंगे, देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न ग्रंथों, जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ से आम भाषा की बोलचाल से लिए गए शब्द होते हैं। यानी जहाँ जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ के जो आम बोलचाल से जो शब्द लिए गए हैं वो सारे शब्द देशज शब्द में आते हैं। यानी अपने देश की भाषा से उत्पन्न शब्द, जैसे कि खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, पेट, रोटी, चिड़िया, ये सारे शब्द देशज शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का चौथा भेद होता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी भाषा के अंदर प्रयोग किए गए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब विदेशी शब्द में क्या होता है कि ये शब्द हमारी हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं दूसरे देश की भाषाओं से, तो ये सारे विदेशी शब्द में आते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है अरबी फारसी शब्द। अरबी फारसी शब्द में देखिए, फ़कीर, औरत, फौज, कारखाना, बाग, इसी तरह से और आप देखिए आतिशबाजी, आवारा, सौदागर, जहर, तीर, तनख्वाह, मलाई, मुफ्त, पलंग, अमीर, आदमी, किला, गरीब, तमाशा, दुनिया, दौलत, हमला, मुसाफिर, इस तरह के शब्द जो हैं ये अरबी फारसी शब्द हैं। इसके बाद पुर्तगाली शब्द में आप देखिए आलू, कमरा, गमला, पादरी, चाबी, काजू, अलमारी, तंबाकू, कमीज, कमरा, गमला, मेज, तौलिया, इस तरह के शब्द पुर्तगाली शब्द हैं सारे। अब अंग्रेजी से आप देखिए अंकल,
स्टेशन, स्कूल, रेडियो, डॉक्टर, क्लास, मॉनिटर, डेस्क, बल्ब, ट्यूशन, थर्मामीटर, क्रिकेट, पेंसिल, पेन, इस तरह के शब्द जो हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं तो वो विदेशी भाषा के शब्द हैं, यानी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, तो ये भी विदेशी शब्द कहलाएंगे। अब हम शब्द का तीसरा आधार पढ़ेंगे, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, ये किसी दूसरे शब्दों के जुड़ने से नहीं बने होते हैं, यानी रूढ़ शब्द को कहेंगे कि ऐसे शब्द जो जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यदि इनके टुकड़े करके देखेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, घर। घर के अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, घ, धन, र, तो घ शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा और र शब्द का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि हम इनको जोड़ देंगे तो घर शब्द का अर्थ एक सार्थक अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार गुरु शब्द में गु प्लस रू, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा अलग अलग वर्णों का। जब हम इन दोनों वर्णों को जोड़ देंगे तो गुरु शब्द बन जाएगा, इसके लिए अध्यापक शब्द जो कि सार्थक अर्थ है। इसी तरह से हाथी और विद्या, इनमें भी अगर इनको हम वर्ण विच्छेद कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी ये जिस तरह से दिए हुए हैं उसी रूप में बोले जाते हैं और इनका अर्थ उसी तरह निकलता है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इनके टुकड़े करने पर भी इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द का दूसरा भेद होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बने ऐसे सार्थक शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी यौगिक शब्दों में क्या होता है, 2 शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, चाहे वो शब्दांश हो या शब्द हो। अब इसमें देखिए 2 शब्द जुड़ सकते हैं, चाहे वो प्रत्यय के अनुसार हो, उपसर्ग के अनुसार हो, संधि या समास के अनुसार, यानी किसी भी रूप में वो जुड़े हुए हो सकते हैं और दोनों ही जब इस शब्द को टुकड़े करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो इनका दोनों का शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा। तो ये ऐसे शब्द जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, विद्या, धन, आलय। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आलय का अर्थ होता है मंदिर, तो विद्यालय शब्द यहाँ बन जाएगा जिसे हम स्कूल कहते हैं। इसी तरह से भाव, धन, अर्थ। भाव का अर्थ विचार और अर्थ का अर्थ मतलब, तो भावार्थ शब्द इसका रूप बन जाएगा पूरा, यानी ये 2 शब्दों को तोड़कर बनाया गया है तो ये यौगिक शब्द कहलाया। इसी प्रकार और उदाहरण आप देखिए, अप प्लस मान। अप शब्द जो कि उपसर्ग है, यानी आगे शब्दांश के आगे जोड़ा गया है तो ये अप उपसर्ग है और मान शब्द का अर्थ इज्जत होता है। तो शब्दांश और शब्द को जोड़कर नया उदाहरण बनाया गया है तो ये यौगिक शब्द है। इसी तरह से सुंदर, धन, ता। सुंदर यानी सुंदरता, सुंदर के लिए आया है और ता शब्द इसमें जो पीछे जोड़ दिया गया है यानी कि प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो ये यौगिक शब्द का उदाहरण हो गया। अब यौगिक शब्द में हमेशा 2 शब्दों या शब्दांशों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। रचना या बनावट के आधार पर हम शब्द का तीसरा भेद पढ़ते हैं, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्दों में ऐसे शब्द आते हैं जो यौगिक तो हैं यानी जुड़े हुए तो हैं परंतु उनका अपना एक विशेष अर्थ होता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, यानी तीसरा ही कोई विशेष अर्थ निकल रहा है तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नीला प्लस कंठ, नीलकंठ, यानी नीलकंठ नीले कंठ वाला, यानी भगवान शिव के लिए ये आया है तो ये तीसरा अर्थ निकल रहा है भगवान शिव। नीलकंठ उनको कब बोलते हैं, उनका दूसरा नाम होता है तो ये योग रूढ़ शब्द है। इसी तरह से पंकज, पंक, धन, ज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ में और ज मतलब जन्मा, यानी कमल के फूल के लिए आया है तो ये उदाहरण भी योग रूढ़ शब्द का है। इसी तरह से गज, धन, आनन, गजानन। गज यानी होता है हाथी के समान और आनंद का अर्थ होता है मुख वाला, यानी भगवान गणेश के लिए आया है तो ये भी योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। इसी तरह से लंबोदर, लंबा उदर यानी कि लंबा पेट जिसका है, गणेश जी के लिए आया है तो ये भी योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। इसी तरह से चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, यानी भगवान विष्णु के लिए आया है तो ये शब्द भी योग रूढ़ शब्द है।
इसी तरह से त्रिलोचन, त्रि यानी तीन और लोचन यानी आंखें, 3 आंखें वाले भगवान शिव के लिए आया है, तो ये भी योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। शब्दों का वर्गीकरण करने के लिए चौथा आधार होता है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। सबसे पहले हम विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विकारी शब्द में इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाते हैं। यानी विकारी शब्द ऐसे होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी कारण परिवर्तन इनमें हो सकता है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, इनका परिवर्तन 4 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा से लड़का से लड़के, लड़कों, लड़की से लड़कियां, लड़कियों। लड़का शब्द पुल्लिंग है और लड़के शब्द बहुवचन है। लड़कों शब्द भी बहुवचन है। लड़की शब्द स्त्रीलिंग है और लड़कियां शब्द बहुवचन है और लड़कियों शब्द भी बहुवचन है। तो ये तो संज्ञा से परिवर्तन हो गया, क्योंकि लड़का और लड़के जातिवाचक संज्ञा होती है। सर्वनाम से वह, एक वचन में वह रूप आएगा, बहुवचन में वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका, इस तरह के शब्द आएंगे, तो ये सर्वनाम से परिवर्तन इसमें होगा। विशेषण से भी हो सकता है, छोटा, छोटी, छोटे, यानी कि पुल्लिंग का रूप होगा तो छोटा शब्द आएगा, स्त्रीलिंग का होगा तो छोटी और बहुवचन का रूप होगा तो छोटे। क्रिया से जाता है, गया, जाएगा, जाए, जाओ, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के अनुसार इसमें क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए प्रयोग के आधार पर इसका दूसरा भेद होता है, शब्द का दूसरा भेद अविकारी शब्द। पहले हमने विकारी शब्द में पढ़ा था कि इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अविकारी शब्दों में किसी भी कारण और किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा एक जैसे होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में ऐसे शब्द आते हैं जो कि वाक्य में इनका बदलाव, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, अभी, धीरे धीरे आदि शब्द। यहाँ पे कम, अधिक, आज, कल, इधर उधर, इस तरह के शब्द भी क्रिया विशेषण में आते हैं। यानी वाक्य में इस तरह के शब्द यदि आ जाएंगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अविकारी शब्द में दूसरा प्रकार होता है संबंध बोधक। यानी यह क्या करता है, वाक्य में क्रिया का संबंध स्थापित करता है, संबंध प्रकट करता है। तो किन शब्दों से करता है? के साथ, के बाद, से पहले, की ओर, के बिना, के आगे, बराबर, अतिरिक्त, के पीछे, इस तरह के शब्दों से ये संबंध प्रकट करेगा और इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ये शब्द क्या हैं? अव्यय शब्द हैं, इनमें किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहा गया है। समुच्चय बोधक आप देखिए, तीसरा अविकारी का तीसरा भेद होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वाक्य में 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अब ये 2 वाक्यों को किस तरह से जोड़ता है? ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे आप देखिए, और, तथा, परंतु, क्योंकि, ताकि, अथवा, अन्यथा, एवं, इस तरह के शब्दों से 2 वाक्यों और 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। अविकारी शब्द का चौथा भेद होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में मन के भावों को बताया जाता है, यानी जिस तरह का भाव होगा उस तरह के शब्दों का प्रयोग, उस तरह के विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हाय, वाह वाह, अरे, छी छी। अब ये शब्द जो है, हाय शब्द का प्रयोग दुख प्रकट करने के लिए, वाह वाह तारीफ या प्रशंसा करने के लिए, अरे शब्द किसी को बुलाने के लिए और छी छी शब्द घृणा के लिए। यानी ये सारे क्या हैं? मन के भाव हैं, इनको बताने के लिए वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रयोग के आधार पर ऊपर दिए गए संज्ञा, सर्वनाम आदि 8 भेदों को हम अगले अध्यायों में अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। तो आज हमने शब्द विचार का पाठ पूर्ण किया, यानी इसके साथ ही हमारा शब्द विचार का पूरा पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।